दुनिया में सबसे खतरनाक दो चीजें हैं, वो है सॉल्ट एंड शुगर। दीज आर द टू किलर्स विच वी ईट इन एवरी मील। क्रोनिक किडनी डिजीज होता क्या है? It's a signal of your failing kidneys. 65% of our kidney fails because of a long-term diabetes or hypertension. Majority reason is sugar and salt. Unfortunately, kidney को आप repair नहीं कर सकते. Therefore, dialysis is an important therapy which a person needs to take on a regular basis as advised by doctors. लोग 4-4 घंटे डायलिसिस कराने आते हैं, 4 घंटे चल के आते हैं, 4 घंटे की डायलिसिस कराते हैं, फिर 4 घंटे वापस जाते हैं। तुम गुड़गांव देख रहे हो, दिल्ली देख रहे हो, 50 किलोमीटर यहाँ से निकलो आगे, हेल्थ केयर विल वैनिश। इस देश में हेल्थ केयर पे बहुत कुछ काम ही नहीं हो रहा, और जो हो रहा है वो सिर्फ सरकार कर पा रही है। सरकार कर पा रही है, प्राइवेट नहीं कर पा रहे। आप मुजफ्फरपुर से हैं, कौन सा मेदांता मुजफ्फरपुर में है और कौन सा अपोलो है, कौन सा मैक्स है? प्राइवेट तो टियर 1 सिटीज को ही फोकस करते हैं। दैट इज द प्रॉब्लम एंड दैट इज वेयर द सीड ऑफ वाइटस केयर वाज गॉट इनटू माय हेड। मोदी जी की सरकार ने एक जो सबसे अच्छा काम किया है वो आयुष्मान है। मुझे सिर्फ एक्सेसिबिलिटी क्रिएट करनी है, अफोर्डेबिलिटी तो मोदी जी ने क्रिएट कर दी। आयुष्मान भारत गरीब के जीवन को बचाने में अहम भूमिका निभा रहा है। अभी कितने सिटीज में है? वो वाइटस केयर नाउ करेंटली ऑपरेट्स मोर देन 50 सिटीज। इंडिया में हमें 15,000 डायलिसिस सेंटर चाहिए। आज की डेट में जो हमारे पास टोटल सेंटर्स हैं वो ऑलमोस्ट 5,500 है। तो आप ये समझ लीजिए कि इतने डायलिसिस सेंटर्स की भी रिक्वायरमेंट है। मल्टीपल सिटीज वेयर वी डू नॉट हैव एनी डायलिसिस सेंटर। आपके कंपनी में भी कौन कौन से रोल्स हैं? वी हैव अ रिक्वायरमेंट ऑफ आवर जोनल मैनेजर, जोनल सेल्स टीम, जोनल बिजनेस डेवलपमेंट टीम, कॉर्पोरेट ऑफिसर्स, फाइनेंस टीम में, एचआर टीम में, बिजनेस डेवलपमेंट एंड सेल्स, मार्केटिंग, बायोमेडिकल टीम में रिक्वायरमेंट होती है, प्रोजेक्ट्स टीम में रिक्वायरमेंट होती है, MIS में रिक्वायरमेंट होती है। तो सीरीज ए लेने के बाद आप ऐसे एक्सप्लोसिव ग्रोथ कैसे 7 महीनों में आपने 50 सेंटर कर दिए, और आगे का क्या प्लान है? आज के पॉडकास्ट के गेस्ट हैं एक ऐसे इंसान जिनकी कहानी लॉ से लेकर लाइफ सेविंग हेल्थ केयर तक की एक इमोशनल और मिशन ड्रिवन जर्नी है। जबलपुर के प्रभात श्रीवास्तव ने अपनी करियर शुरू की थी 500 रुपए की सैलरी से, एक लिटिगेशन लॉयर के रूप में, और आगे चलकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक उन्होंने वो प्रैक्टिस की। उन्होंने लॉ के कंफर्ट जोन को छोड़ा और बने इंडिया के सबसे फास्ट ग्रोइंग डायलिसिस हेल्थ केयर स्टार्टअप के फाउंडर एंड CEO वाइटस केयर मेडलाइफ प्राइवेट लिमिटेड। उन्होंने सिर्फ 2 साल में 50+ डायलिसिस सेंटर्स अक्रॉस भारत ओपन किया है, और उनका मिशन है एक्सेसिबल, एथिकल, अफोर्डेबल हेल्थ केयर फॉर एवरी इंडियन सफरिंग फ्रॉम क्रोनिक किडनी डिजीज। ये एपिसोड उन सब के लिए गोल्ड माइन है जो हेल्थ केयर, लॉ या स्टार्टअप स्पेस में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। वो काफी सारे जॉब्स के लिए वो हायर कर रहे हैं, जो उन्होंने हमारे पॉडकास्ट में अच्छे से डिटेल में डिस्कशन किया है। उनका जॉब डिस्क्रिप्शन और अप्लाई करने का फॉर्म मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप पॉडकास्ट एंड तक देखिए ताकि आपको पता चले किस किस रोल्स के लिए हायर कर रहे हो, उसके बारे में डिटेल शेयर की। सो सिट टाइट, क्योंकि आज की कहानी है लॉ, लॉस और लीडरशिप से लेकर एक नेशन वाइड हेल्थ मूवमेंट तक का एक सफर जो उन्होंने तय किया है। लेट्स वेलकम मिस्टर प्रभात श्रीवास्तव टू द शो। वेलकम मिस्टर प्रभात श्रीवास्तव, कैसे हैं आप सर? बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच आकाश फॉर हैविंग मी हियर। सो आपके बारे में थोड़ा बताइए। आपका डाइवर्स बैकग्राउंड मैंने देखा, आप पहले लॉ में थे, उसके बाद आपने चेंज करके अभी दूसरी कंपनी रन की, वो भी हेल्थ टेक में। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगा कि एक लॉ का बंदा कैसे बेसिकली अगर जाए तो किसी इंडस्ट्री में लॉ को छोड़ करके वो भी एक हेल्थ केयर में चला जाए। तो क्या रहा है आपका, शुरुआत से बताइए इन ब्रीफ वे कि क्या चीज़ें रही हैं आपकी जो लाइफ में इम्पैक्टफुल हुई है। हेल्थ टेक नहीं है ये, हेल्थ केयर डिलीवरी है। बड़ा इंपॉर्टेंट है। इंडिया में हम आजकल सारी चीजें ना टेक की बात कर रहे हैं, बट डिलीवरी की कोई बात नहीं कर रहा है। हेल्थ केयर में डिलीवरी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अच्छा। क्योंकि आपने अगर डिलीवर नहीं किया हेल्थ केयर को तो आपने कुछ नहीं किया। कमिंग बैक टू माई जर्नी, हाउ आई स्टार्टेड। Yes, I was a lawyer. I started my career as a litigator. I belong to city named Jabalpur, Madhya Pradesh में है। I graduated as a law graduate. Then I started as a litigator in Jabalpur High Court, which is the principal seat. That phase of my life has given me a phenomenal understanding. लोगों से जुड़ना कैसे है, उनकी बात को समझना कैसे है, और उस पे काम कैसे करना। I think being a lawyer, I have learned all this. हम जब छोटे शहरों से आते हैं तो छोटे शहर में ना वकालत का एक ही साइड देखते हैं हम, वो होता है लिटिगेशन वाला, जॉली LLB। हाँ, मतलब कोर्ट में जाइए, आप अपनी जिरह करिए, अपनी बात कहिए। बट एक बहुत बड़ा आयाम जब हम बड़े शहरों में जैसे दिल्ली, बॉम्बे में आते हैं तो हमें पता चलता है कॉर्पोरेट लॉ हैज टेकन, मतलब फिनोमिनल, मतलब इसका स्कोप शायद हमें वहाँ रह के समझ में नहीं आता। तो शायद वो ये एम्बिशन था कि चलिए छोटे शहर के हैं बट सोच तो छोटी नहीं है।
सोच तो बहुत बड़ी है, तो बड़े शहर में चल के उसको आजमाते हैं। ठीक है, बड़े शहर में आए और आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग इन सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट, नेशनल ट्रिब्यूनल्स। तो जब वहाँ पे हम एक्सप्लोर किया और समझा तो ये समझ में आया कि भाई कॉर्पोरेट लॉ में, अब कॉर्पोरेट लॉ के भी बहुत सारे आयाम हैं, बहुत सारे डिविजन्स हैं, क्योंकि कॉर्पोरेट लॉ एक हो गया जो कि आप प्रैक्टिस करते हैं बिहाइंड द सीट्स, मेक द अग्रीमेंट्स, एडवाइसेस, ओपिनियन, बट ऑल्सो वन वेरी इंपॉर्टेंट साइड इज बीइंग अ इन हाउस काउंसिल। क्योंकि अगर आप देखें देश में जितनी भी कंपनियां काम कर रही हैं, जितनी भी कॉर्पोरेट जगत में लोग काम कर रहे हैं, वो कैसे उस पूरे बिजनेस को चलाते हैं, वो एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के अंदर चलाना पड़ता है, और हमें क्या करना है और क्या नहीं करना। तो आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कमर्शियल टीम्स, बिजनेस टीम, सेल्स टीम्स, मार्केटिंग टीम, कई बार इनको ये सब चीज़ें नहीं पता होती। तो जब तक उनको कानून की बात नहीं पता है तो वो कानून के अंदर कैसे काम करेंगे। तो इसीलिए इन हाउस काउंसिल्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। और आकाश, आई थिंक आपके इंस्टा हायर में भी these are the jobs which you should promote, because a lot of people get graduated as law graduate, and they always feel living in these cities there is only one side of law practice, but there's a huge potential, huge side of the other side, which is the corporate law, and which enables people to get job. कितने साल आप एज अ कॉर्पोरेट लॉयर काम किए? उससे पहले कितने साल आप लिटिगेटर काम किए? 2006 में आई पास्ड आउट लॉ डिग्री, और उसके बाद मैं ऑलमोस्ट 4 साल एज अ लिटिगेटर काम किया, और 2010-11 में मैंने एज एन इन हाउस काउंसिल ज्वाइन किया था, और फिर वहाँ से 2017 तक मैंने एज अ इन हाउस काउंसिल काम किया। और दोनों जगह जर्नी बड़ी अच्छी रही। एज अ लिटिगेटर आई फील मैंने स्टार्ट किया था डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, एंड आई प्रैक्टिस अंटिल सुप्रीम कोर्ट। तो ये 4-4.5 साल में मैंने कोई फोरम नहीं छोड़ा, कोई कोर्ट्स नहीं छोड़े जिन पे मैंने प्रैक्टिस नहीं करी हो, समझा नहीं हो कैसे किया जाता है। एज अ लॉ स्टूडेंट आई एम वेरी प्राउड टू से द वे कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ गिवन अस राइट, द वे हाई कोर्ट्स एक्सरसाइज एंड सुप्रीम कोर्ट एक्सरसाइज टू प्रोटेक्ट अस अंडर दीज फंडामेंटल राइट्स, फॉर दीज फंडामेंटल राइट्स, फिनोमिनल। ऐसा किसी देश में नहीं। इस मामले में अम्बेडकर जी ने जो काम किया है और जो हमारे संविधान को बुना है, जितने भी सारे लोग संविधान में जुड़े हुए थे बनाते समय, हमें इससे अच्छा संविधान नहीं मिल सकता था। तो इस देश को एक अगर आज़ादी हम मानते हैं ना बहुत इम्पोर्टेंट है, बट मेरे हिसाब से आज़ादी से भी इम्पोर्टेंट है वो ये हमारा संविधान। अगर ये संविधान नहीं होता तो हम आज यहाँ नहीं होते। तो इसमें लीगल जो केस लड़ते हैं आप, तो आप चार्जेस वैसे जनरली इसमें तो कोई सैलरी तो होता नहीं है, आपने जो सर्विसेज प्रोवाइड किए उसके बेसिस पे या तो केस लड़ रहे हो? हाँ, तो फिक्स्ड इनकम नहीं होती, मतलब फिक्स्ड सैलरी नहीं होती इसमें अनफॉर्चुनेटली। हाँ। तो ये एक लिटिगेशन में इसलिए एज आई सेड थोड़ा सी स्ट्रगलिंग है। आपके टाइम में क्या रिटेनरशिप? या मैंने अपना करियर चालू किया था 500 रुपये महीने से, 500 रुपये महीने से? तो मुझे 500 रुपये महीना मिलता था। तो ये लॉ फर्म के साथ में ही आपके? नहीं, सो एज अ लिटिगेटर जबलपुर में जब मैंने, तो उस समय हमारे लॉ फर्म्स तो नहीं होते, चैम्बर्स होते थे। हमारे लिए तो ये प्रिविलेज होता था कि हमें सीनियर के चैम्बर में काम करने को मिल जाए। काम करने को मिल जाए तो काम सीखेंगे भाई। वकालत में आप सीधे कोर्ट तो जा नहीं सकते भाई, कोर्ट तो वही जा सकते हैं जिसके पास कुछ काम होगा। अब काम आपको पहले दिन तो कोई देगा नहीं, तो आपको किसी वकील साहब के यहाँ जाना पड़ेगा, उनसे बोलना पड़ेगा कि साहब मैंने वकालत कर ली, अब मुझे थोड़ा सा मौका दें, मैं अपनी बात दिखा सकता हूँ, मैंने ये पढ़ा है, मुझे इतना आता है। तो अब वकील साहब की इच्छा है, वकील साहब तो हमारे, अच्छी बात ये थी जबलपुर में आई वॉज प्रिविलेज्ड, आई गॉट अपॉर्चुनिटी इन वन ऑफ द बिगेस्ट लॉ चैम्बर ऑफ जबलपुर। PS नायर साहब थे, भगवान उनके आत्मा को शांति दे। ही वॉज वन ऑफ द बेस्ट पर्सन आई न्यू, a legend. So when I joined him, he was 86 years. Oh. And he was a phenomenal guy. The kind of understanding, life lessons he has taught me, nobody has done until date. And then you become real life Jolly LLB. तो आपने जब वो 500 पर मंथ के उससे चालू किया, और जब आप 4 साल कंप्लीट करने किया आपने, जब आप छोड़े तब आपकी सैलरी क्या हो गई थी? तब मैं अब हुआ यही कि मैं दिल्ली आ गया था तब तक, और दिल्ली आके मैंने लॉ फर्म ज्वाइन कर ली थी। तो आई थिंक 30,000 रुपये शायद मिलने लगे थे। किस साल की बात है? ये होगी 2010 की। 2010 में 30,000, विच इज गुड यार, है ना। तो 500 पर मंथ से 30,000 रुपये, 30,000 4 साढ़े 4 साल में। 4 साल में। बट हाँ, वो एक प्लेजर नहीं होता, बिकॉज
प्लेजर इन द सेंस कि यहाँ पे तो आप लीगल केसेस कर रहे थे, एवरी डे देयर इज़ अ न्यू चैलेंज। अब जब जॉब करते हैं तो एक आपको, आप जैसे कि जिस कंपनी में हैं तो उस कंपनी में वो कितनी एग्रेसिव कंपनी है, कितनी क्या काम करती है, कितने तरीके काम करती है, तो आपको उसी फ्रेमवर्क के अंदर ही कुछ ना कुछ अपना काम करना है। तो वो उतना एग्रेशन जो होता है वो एकदम से कम हो जाता है। यहाँ तो रोज ही आग लगी होती थी। तो वी आर ऑलवेज कंसिडर्ड आउटसाइड फायर फाइटर्स। जब हम अंदर आ गए तो ऐसा लगा कि थोड़ा सा कम हो गया, बट फिर धीरे धीरे ना आप अपनी जगह बनाते हो। आप बोलते हो देखो आप 10 जगह और ऐसी जगहें हैं पता चलती हैं आपको कि भाई यहाँ पे भी लॉयर की इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी थी। तो वो आप मैनेजमेंट को समझाते हैं और मैनेजमेंट को लगता है कि हाँ ये बात तो सही कही जा रही है, अगर आप इनसे पहले पूछ लेते तो ये टेंडर हमें शायद मिल गया होता, या ये टेंडर हम इसको ऐसे तरीके से भरते। तो बहुत सारी तरीके के काम करने को मिलता है आपको। तो क्योंकि जब लॉयर बन जाते हैं तो यहाँ सबका निचोड़ ही आता है, जो केस जाने वाला होता है या फाइनल ओपिनियन में। बट जैसे ही आप इन हाउस आते हैं तो आपको पता चलता है यार यहाँ तो 10-12 चीज़ें ऐसी और हो रही थी जो कि शायद पोटेंशियली लीगल में बदल सकती थी, जिनको आपने बचा लिया या सॉल्व कर दिया पहले ही। तो मैनेजमेंट को लगता है इफ़ दिस कैन हैपन, इट कैन रियली चेंज the course of the business, right? So therefore lawyers nowadays, in-house lawyers have become very important, very, very important, as important as CEOs. So now they are working as their legal heads, and the management goes for each and everything to speak to their legal team. They work so closely with the management because they feel these people will be able to help us to ensure that we do not do wrong, and we keep doing right things with a good speed. तो लॉयर्स की इन्वॉल्वमेंट एंड इम्पोर्टेंस बहुत बढ़ गई है। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। तो जनरली हम लोग जब बिजनेस की बात करते हैं तो लॉयर्स आर ऑलवेज कंसिडर एज वन मोर इम्पेडिमेंट, करेक्ट, कि हर्डल ही है। मतलब कुछ भी हो उनको अपनी बात मनवानी है, उनको अपने क्लॉज के। बहुत सारे अच्छे लॉयर्स से हमने काफ़ी एग्रीमेंट साइन किया है, जिन्होंने बहुत कोऑपरेट किया, अंडरस्टैंड किया सामने वाले का पर्सपेक्टिव, विच इज़ वेरी नाइस ऑफ देम। बट बहुत सारे ऐसे लॉयर्स होते हैं ना, दे डोंट लिसन टू एनीबडी एल्स। इवन हमारे वो लॉयर हैं कि वो भी नहीं सुनते, उनको चाहिए कहाँ रेड लाइन मारे। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? माय डायरेक्टर लीगल एट दैट टाइम, जब मैंने पहली जॉब ज्वाइन करी थी, ही टोल्ड मी, या प्रभात, हमें ना हम यहाँ पे क्यों आए? वी आर हियर टू प्रोवाइड सॉल्यूशन। सो आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। द एप्टीट्यूड ऑफ अ लॉयर should not create hurdles, as you said. It is aptitude towards solving problems. एंड आई थिंक आज मैं जो हूँ वो इसीलिए हूँ क्योंकि मैंने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करी और उसको सॉल्व करने की कोशिश करी। सो एज आई सेड, लॉ तो एक इंसान की ज़िंदगी में हर जगह से इन्वॉल्व है, राइट? तो जब वो अगर एक इंसान की ज़िंदगी में हर जगह से इन्वॉल्व है तो कंपनी के साथ भी ऐसा ही है। अगर कोई कंपनी काम कर रही है तो लीगल सिचुएशन और क्वेश्चंस, आंसर्स, इन्वॉल्वमेंट हर जगह होगा। तो लॉयर तो आप देखिए सब जगह इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए मुझे किसी ने भी कहा कुछ दिन पहले कि भाई मुझे आज ये बताया कि यार एक फाउंडर को ना लॉयर बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर उसके पास कोई अच्छा लॉयर नहीं है तो चल ही नहीं पाएगा। क्योंकि कई बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, कहीं इन्वेस्टर कहीं पूछ रहा होता है, कभी एम्प्लॉयज़ का कोई इशू होता है, कभी कोई पार्टनरशिप का ऐसा इशू होता है वेयर ही नीड्स अ लॉयर्स एडवाइस एंड अ वेरी फ्री एंड फ्रैंक एडवाइस। क्योंकि आप हर चीज़ की अपनी लॉ फॉर्म के पास नहीं जा सकते। और भाई आज की डेट में लीगल कोई भी चीज़ पूछना, चाहे आपको कुछ भी करना हो, पर्सनल लेवल पे या कंपनी लेवल पे, बड़ा महंगा है। आउटसोर्स में बहुत महंगा, इट्स अ वेरी कॉस्टली अफेयर। बट इन हाउस में और ज़्यादा महंगा पड़ता है, क्योंकि जितने ज़्यादा नीड आती नहीं है। कोई भी स्टार्टअप जब होता है तो लास्ट थिंग वो सोचेगा, भले उसको नीड हो, लास्ट थिंग इज द लीगल डिपार्टमेंट। वो उसका वही है कि एज पीपल स्टार्ट चेंजिंग देयर एप्टीट्यूड एंड दे स्टार्ट शोइंग कि हाउ अ लॉयर कैन प्रोवाइड अ बेटर इनपुट्स, अ बेटर कमर्शियल एंगल्स, उसको एज एक वर्ड यूज़ किया था हमने, कैटलिस्ट। कैसे वो इनेबलर बन के कैटलिस्ट का काम करता है, मतलब वही ट्रांजैक्शन वो और कैसे अच्छे से कर सकते हैं, कैसे वो अच्छा निगोशिएटर बन सकता है। देखिए आप ये बात कह रहे हैं कि लॉयर के ज़रूरत तो हमें सबसे लास्ट में है किसी का कंपनी में, बट अगर एक वही लॉयर अगर आप उसको देखें, उसके पास जो निगोशिएशन स्किल्स हैं, ठीक है, तो वो आपको तो रोज़ ज़रूरत पड़ता है। बट लॉयर को वो प्रोक्योरमेंट का काम नहीं देते ना,
नहीं सो लॉयर को तो आप टर्म्स ही नेगोशिएट कर सकते नहीं सो अब वो टर्म्स को ऐसे रखनी है, सिंपल इजी फॉर्मुलेबल बनाना है कि सामने वाले के लिए भी आसान हो, आपके लिए भी आसान हो, और कभी जब ज़रूरत पड़े तो उसका अब उसको इन्फोर्स कराना। तो पता चला कि अब मैंने चलिए आपने टर्म्स रख ली, आपने उठाया गूगल से और कट पेस्ट कॉपी कर लिया, वो तो कोई भी कर लेता है। हैं। अब ज़रूरत पड़ी जब कभी इसको इनेबल, देखिए 90% ट्रांजेक्शन में तो ज़रूरत नहीं पड़ती, नहीं पड़ रही। करेक्ट। 10% ट्रांजेक्शन में ज़रूरत पड़ी तो 10% भी 5% मान लीजिए। चलिए 1% मान लेते हैं, हाँ। बट वो 1% में ज़रूरत पड़ी हाँ। तो पता चला वो क्लॉज तो रह ही गया जो कि डालना था। और वो एक केस ही आपका सारा आपका जितना भी आपका रेवेन्यू या प्रॉफिट था नुकसान कर उसका सकता है। कर सकता है। सो लॉयर की ज़रूरत है, बट उसके लिए हमें वैसे लॉयर्स भी चाहिए जो कि हर्डल ना बने, एज अ कैटलिस्ट काम करें। सो आई थिंक फॉर ऑल द जॉब सीकर्स आई ऑलवेज से दैट यू ऑलवेज हैव टू कम विद अ फ्रेम ऑफ माइंड कि हाउ कैन यू ब्रिंग अ सोल्यूशन ऑन द टेबल। ठीक है, तो आपने फिर कितने साल किया ये? आप जनरल काउंसिल भी बने, लीगल हेड भी बने, कितने साल तक? I was legal head for almost last 4 years, 5 years of my job profile has been the head of the legal. So 2010 to 2015, 16. हाँ, मतलब मैं I became legal head from 2013-14 में बन गया था मैं। Okay. पहले किसी डिवीजन का हेड ऑफ लीगल था, फिर मैं कंपनी का बन गया, फिर फाइनली व्हेन बिफोर आई लेफ्ट आई वाज द जनरल काउंसिल फॉर द एंटायर एशिया रीजन। कौन से कंपनीज में आप थे? I worked in Tata Power, I worked with Blanco Power, I worked with a Spanish conglomerate. तो ये side of my in-house counsel था. This is now until 2017. I used, when I left my last job, I was heading the entire Asia region, included the Middle East, the Southeast Asia. आई थिंक दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, एक वो प्रॉब्लम सॉल्वर वाली बात जो मैंने आपको कही थी, दूसरी आपकी एबिलिटी टू लर्न ना ख़त्म नहीं होनी चाहिए। तो लर्निंग जो है वो हमेशा, तो इनफैक्ट दिस इज ऑल्सो वॉज गिवन टू मी बाय माई सीनियर। ही सेड, प्रभात, आई एम नाउ 86 years old, बट आई स्टिल वॉन्ट टू लर्न फ्रॉम यू. So that is how you have to be in life. Keep learning, every day you keep learning. Do not stop that. The more you learn, the more benefit will not only give to you but to everyone around you. फिर आगे बताइए, अब मुझे जानना चाहूंगा कि एक्चुअली ट्रांजिशन कैसे, आप एकदम से आप लीगल हेड हैं एक मल्टीनेशनल कंपनी की, और उसके बाद वहां से डायरेक्टली आप किस तरफ चले गए? क्या जर्नी रही आपकी हेल्थ केयर में, कैसे आप पहुंच गए? अनटूवर्ड इंसिडेंट है ये, मतलब शायद भगवान करे किसी के साथ ना हो. माई डैड was diagnosed with CKD, chronic kidney disease. ये क्रोनिक किडनी डिजीज होता क्या है? क्रोनिक किडनी डिजीज, डॉक्टर साहब ने बताया कि भाई आपके फादर्स जो हैं क्रोनिक किडनी स्टेज 2-3 पे हैं, और क्रोनिक किडनी स्टेज डिजीज जो है CKD पॉपुलरली नोन एज, ये होता है जब आपकी किडनी फेल होना चालू होती. सो इट्स अ सिग्नल ऑफ योर फेलिंग किडनीज. अब ये होता क्यों है, अब तो डॉक्टर साहब से पूछा हमने, तब उन्होंने बताया कि आपके फादर को तो 20 साल से डायबिटीज़ है. तो जी है, बिल्कुल है. तो बोला ये उसका रिजल्टेंट है प्रभात. तो लॉन्ग टर्म डायबिटीज़ कैन रिजल्ट इनटू योर फेलियर ऑफ किडनी. जब डायबिटीज़ हुई थी तब तो ये बात नहीं पता थी, और शायद पापा भी उसको उतनी गहराई से नहीं लेते थे, तो कभी अपनी दवाई मिस कर गए, नहीं ली, मीठा ज़्यादा खा लिए, डायबिटीज़ तो हो गई थी, बट आदमी उस बात को उतनी केयरफुली समझता नहीं है शायद. मतलब एटलीस्ट हम तो नहीं समझे थे. हम भी पापा को बोल देते थे जब यहाँ आते थे दिल्ली, पापा चलो यहाँ खाएंगे, यहाँ ये करेंगे. तो हमारे एज एन इंडियन पालन पोषण में खाने का जो रोल है कुछ ज़्यादा ही है. खाना इमोशन है इंडिया में. हमारा इमोशन है, तो हम हर चीज़ को सेलिब्रेटी खाने से करते हैं, और खाने में मीठा, हर खाने के बाद मीठा, तो मीठे ने अपना रोल दिखा दिया. तो आई थिंक अब जब मैं हेल्थ केयर में आ गया हूँ, तब मुझे समझ में आया है कि भाई इस दुनिया में सबसे खतरनाक जो दो चीज़ें हैं वो है सॉल्ट एंड शुगर. If you control your salt and control your sugar, you have a healthy life. So these are the two killers which we eat in every meal. Every time we eat, there's sugar and salt. जो एडिशनली ऐड किया जाता है. आप ये समझ लीजिए कि जितना हम ये दोनों खाते हैं, अगर हम कुछ ना भी खा रहे हो ना, तब भी ये दोनों जा रहा है अंदर. क्योंकि आप रोटी खा रहे हैं उसमें भी शुगर है, आप चावल खा रहे हैं उसमें भी शुगर है, अपनी सब्जी खा रहे हैं उसमें सॉल्ट है, उसके बाद हमने बोला पापड़ ले आओ, फिर कहा अचार ले आओ, तो इसमें भी आपने अलग से शुगर है. फिर उसने कहा कि टेबल सॉल्ट चाहिए. भाई टेबल सॉल्ट मतलब इसमें और ऊपर से हम थोड़ा सा सॉल्ट डालेंगे, भाई जो डल के आया अंदर किचन से, इसके लिए और ऊपर से और डालना है. तो ये सब खतरनाक है.
इट इज एज बैड एज वी कॉल जंक फूड. तो अनफॉर्चुनेटली जब डैड को ये पता चला कि भाई सीकेडी है, तो 2010 11-12 में 11-12 की बात है, जब उनको आइडेंटिफाई हुआ, तो हमने पूछा डॉक्टर साहब से कि अब इसमें करना क्या है, हम क्या कर सकते हैं. तो उन्होंने बोला कि अब इस स्टेज पे हम, अनफॉर्चुनेटली किडनी एक ऐसी चीज़ है जो बाद में समझ में आई मुझे कि किडनी को आप रिपेयर नहीं कर सकते. तो वॉट एवर हार्म हैज़ हैपन टू योर किडनी, इट इज़ डन. किडनी बनी होती नेफ्रॉन्स से, और ये जो नेफ्रॉन्स हैं, ये जब आप माँ के शरीर के अंदर होते हैं ना अपने, तब तक ही बनती है, रीजनरेट नहीं होती. किडनी तो छोटा होता है ना, जब बच्चा छोटा होता है तो किडनी तो तब भी होती है, हार्ट, किडनी, लंग, सब कुछ होता है. बट वो बड़ा भी तो होता है वो बड़ा होता है, बट रीजनरेट नहीं होता. ना. बड़ा होगा, टिश्यूज आप भाई आपको स्कार हो जाएगा, रीजनरेट हो जाएंगे टिश्यूज, करेक्ट. राइट. तो बट किडनी के साथ ये नहीं है कि किडनी कैन रीजनरेट नेफ्रॉन्स. अब उसके बाद ना मैनेजमेंट चालू होता है, दैट इज कॉल्ड सीकेडी मैनेजमेंट, क्रोनिक किडनी डिजीज मैनेजमेंट. अब इसका मैनेजमेंट अनफॉर्चुनेटली इंडिया में इसका भी बहुत ज़्यादा इस पर अभी काम नहीं हो पाया है, क्योंकि हम वी हैव लिमिटेड नंबर ऑफ नेफ्रोलॉजिस्ट. बट सीकेडी मैनेजमेंट में होता ये कि आप मैनेज करते हैं उस डिजीज़ को प्रोलॉन्ग करने के लिए. तो प्रोलॉन्ग करने से फ़ायदा ये है कि जो किडनी फेलियर जिसको हम कहते हैं ना, उसको हम कहते हैं ESRD, एंड स्टेज रीनल डिजीज़. तो जब एंड स्टेज रीनल डिजीज़ आ जाता है, तो अब वहाँ पे एक स्टेज आ जाती है जहाँ पे या तो आपको डायलिसिस पे जाना पड़ता है या किडनी ट्रांसप्लांट कराना पड़ता है. सीकेडी स्टेज 1 से लेके सीकेडी 5 तक होता है, कई 5 स्टेजेस हैं. और उसके बाद यू आर डिक्लेयर्ड व्हेन यू आर अ सीकेडी 5 स्टेज एंड स्टेज रीनल डिजीज. और एंड स्टेज रीनल डिजीज से फिर देन यू हैव अ सिचुएशन वेयर यू हैव टू go for either for a transplant or for a dialysis on a regular basis, because there is no treatment. So treatment नहीं तो cure नहीं होगा. अब तो आप क्या कर सकते हैं, you can only with the help of a artificial way which is dialysis you can keep living your life, right? So transplant में वही होता है कि graft होता है, मतलब आप दूसरे के शरीर की किडनी का आपके शरीर में लगा दी जाती है और कैन कंटिन्यू लिविंग योर लाइफ. बट ऑब्वियसली उसके भी अपने चैलेंजेस हैं, क्योंकि आपको अपनी इम्यूनिटी लो रखनी पड़ती है. क्योंकि एक्सेप्ट करे इसलिए. एब्सोल्युटली. मतलब आप ये देखिए कि जो ग्राफ्ट है, जो कि दूसरी किडनी है, वो आपके शरीर का पार्ट तो नहीं है. तो आपने जब वो लगाया है तो इट हैज़ टू बी एक्सेप्टेड बाय योर बॉडी, अदरवाइज बॉडी के बॉडी रिएक्ट करेगी. बॉडी कैसे रिएक्ट करती है, कोई भी आपको इन्फेक्शन होता है तो बॉडी क्या करती है, बॉडी उसको हील करने के लिए क्या करती है, उसको किल कर देती है. तो अगर किल कर देगी तो वो ऐसी आपने कोई दूसरी बॉडी में, अपनी बॉडी में दूसरे का पार्ट लगा लिया, तो बॉडी तो यही मानेगी कि वो भी कोई बाहर का पार्ट है, फॉरेन पार्ट है, इसको किल कर देते. तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी इम्यूनिटी लो करनी पड़ेगी कि आपका इम्यून सिस्टम आपकी बॉडी में जो आपके लिए लगा है उसको किल ना कर दे. तो अब उससे होता ही है कि आपको यू हैव टू चेंज द वे यू आर लिविंग योर लाइफ. So बट एक सर्टेन टाइम तक ही रहता होगा, राइट? नहीं, इम्यूनोसप्रेशंस आपको खाने हैं आपकी लाइफ लॉन्ग. ओह, मतलब आगे जाके एक्सेप्ट नहीं करेगा बॉडी, फिर भी कभी भी नहीं करेगा बॉडी. कैसे आप कोई भी फॉरेन बॉडी को कभी भी कोई भी बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती. यू हैव टू बी ऑन इम्यूनोसप्रेशंस थ्रू आउट योर लाइफ. तो फिर तो आपको डिजीज होने के चांसेस बहुत इजीली हो जाएंगे. दैट्स व्हाई आई सेड यू हैव टू स्टिल देन बैलेंस योर लाइफ. यू हैव टू चूज व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू. यू हैव टू बी मोर केयरफुल. अब कि आपको कोई इन्फेक्शन ना हो, क्योंकि आप यू आर मोर प्रोन टू इन्फेक्शंस एंड डिजीज, क्योंकि आपने अपनी बॉडी की इम्यूनिटी को लो कर रखा है. तो ट्रांसप्लांट के अपने चैलेंजेस हैं, डायलिसिस के अपने चैलेंजेस हैं. बट अगेन एज अ ह्यूमन बीइंग व्हाट वी ऑलवेज फील, सर्वाइविंग जो इंस्टिंक्ट है. हम ये सुनते हैं, समझते हैं कि 2 किडनियाँ हैं तो भगवान ने एक किडनी फेल करी तो दूसरी काम करी. तो जब किडनी अगर फेल होती है इन सारे रीज़न से, दोनों इकट्ठे होती है, क्योंकि दोनों एक साथ खराब हो रही होती हैं. तो जब हमने पापा को पहली बार दिखाया और ये सब पता चला, तब हमने इतनी गहराई से इसको समझा नहीं. और 2015-16 में वो टाइम आ गया जहाँ पे हमें डॉक्टर साहब ने बोला कि भाई प्रभात, अब ये तो सीकेडी 5 स्टेज पहुँच गई. 5 स्टेज पहुँच गई. कितना टाइम लगा जब कैच किया उसके बाद? 2 से 3 साल. 2 से 3. और जब पकड़ा था तब क्या फर्स्ट स्टेज था? स्टेज 2 था. जब कैप्चर किया कि है स्टेज 2 था. स्टेज 2 से स्टेज 5 कितने, 2 साल? 2.5 से 3 साल. 2.5 से 3 साल. यही वो टाइम है जहाँ पे कुछ लोग इसको और प्रोलॉन्ग कर लेते हैं, 5 साल भी कर लेते हैं, 7 साल भी कर लेते हैं. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. वो लाइफस्टाइल में उस लगा चेंज, उसी समय उतना अच्छा चेंज कर लें और अपने आप को बैलेंस कर लें तो प्रॉब्ली ये प्रोलॉन्ग हो जाए स्टेज.
क्योंकि ये एक बार आ गई तो यू डू नॉट हैव मच टू डू, राइट? यू हैव ओनली 2 ऑप्शंस। तो हुआ हमारे साथ भी यही कि 15-16 में जब हमें डॉक्टर साहब ने बोला कि भाई अब नाउ यू बी रेडी, अब बताइए क्या करना है, अब आपके पास ये 2 ऑप्शन है, तब हम डर गए। पता चलता है कि जी भाई डायलिसिस इलाज ही नहीं है, डायलिसिस तो एक थेरेपी है जो आपको ज़िंदगी भर लेनी पड़ेगी, क्योंकि अब आपकी किडनी काम नहीं कर रही। तो एक ये बड़ी मिथ्या है, इसको आकाश आपके माध्यम से भी बताना चाहता हूँ मैं कि डायलिसिस एक बार स्टार्ट होता है तो ख़त्म हो जाएगा, ये मिथ्या है। वो होगा नहीं, वो आपका I mean, it's a part of your life because it is not a treatment. लोग जो भी ये सोचते हैं कि डायलिसिस ट्रीटमेंट है, वो ही ये सोचते हैं कि अच्छा डायलिसिस चालू हो गई तो चलता ही रहेगा। भाई वो ट्रीटमेंट नहीं है, इट इज अ पार्ट ऑफ अ थेरेपी विच इज गिविंग टू यू, इट इज बीइंग गिवन टू यू। वो तो टॉक्सिन हटा रहा है और अब तो रेगुलेटरी जो आपका काम किडनी कर रही थी, अब हम बाहर से करा रहे हैं, आर्टिफिशियली करा रहे हैं, तो वो तो हमेशा आपको भाई हमेशा जिंदगी, मतलब आप सुबह से शाम तक जिंदा हैं तो टॉक्सिन इकट्ठे कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो आप बॉडी में टॉक्सिन इकट्ठे हो रहे हैं, तो आपको उसको निकालना भी तो पड़ेगा। अब वो किडनी नहीं है काम कर रही तो आपको बाहर का सपोर्ट लेना पड़ेगा। सो देयरफॉर डायलिसिस इज एन इम्पॉर्टेंट थेरेपी which a person needs to take on a regular basis as advised by doctors. Obviously, the nephrologist prescribes the kind of dialysis you have to take, how many times you have to take. But हमें भी डॉक्टर साहब ने बोला कि भाई अब आपको लेना है डायलिसिस। जब आपको ये बोला गया कि डायलिसिस लेना है तो उन्हें ऑप्शन ये भी दिया कि ट्रांसप्लांट करा लीजिए। मैं पापा से बोला कि पापा कोई बात नहीं भाई, हमारे पास है किडनी, करा लेते हैं ट्रांसप्लांट। अब फादर जो होते हैं ना, वो हमेशा उनकी सोच होती है कि मैं अपने बच्चों को क्या दूंगा, मैं अपने बच्चों से क्या लूँगा, वो उन्हें तो कभी सोचते ही नहीं वो इस बारे में। और उनको इस बात से बहुत तकलीफ होती है और दुख पहुंचता है कि जब वो स्टेज में कभी आ जाएं, जब उनका बेटा हो या उनके बच्चे उनसे पूछें या बेटी उनसे पूछे कि भाई मैं आपको कुछ देना चाहती हूँ। हमारे संस्कार ही ऐसे होते हैं माँ बाप के, उनको हमेशा ये लगता है कि हम अपने बच्चों को क्या दे सकते हैं। उनको कभी ये नहीं होता कि हमें इनसे कुछ लेना। तो हमने जब पूछा ये तो बोलते हैं क्या बात कर रहे हो, मैं डायलिसिस कराऊंगा, मुझे क्या दिक्कत है, मैं क्यों लूँगा ट्रांसप्लांट। और ये डोनर से मतलब बाय नहीं कर सकते आप। ये भी मैंने काफ़ी लोगों से सुना, जब मैं अपने इस वाक़े से गुजर रहा था तो लोगों ने कहा कि अरे किडनी तो खरीदी भी जा सकती है, क्योंकि अपन ने पढ़ा तो नहीं था, बहुत सारी पिक्चरों में देखते हैं कि लोग बेच रहे हैं किडनी, ये हो रहा वो हो रहा। भाई किडनी आपका ऑर्गन है और ह्यूमन बीइंग का ऑर्गन। अब क्योंकि हम लॉयर थे तो हमें ये बात पता थी, एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी, नॉट ओनली किडनी, बट आप अपने बॉडी का पार्ट आप सेल नहीं कर सकते, डोनेट ही कर सकते। इट कैन ओनली बी डोनेट, एंड डोनेशन का भी एक प्रिस्क्राइब्ड रूल्स हैं, एंड गवर्नमेंट हैज़ क्रिएटेड अ पूरा पैराफर्नालिया उन्होंने बनाया, वो सिस्टम बनाया हुआ, उस सिस्टम के थ्रू ही डोनेशन भी होता है। मतलब कोई उसको बाईपास करना चाहता है तो वो भी पकड़ में आ ही जाता है कभी ना कभी। और देन देयर आर स्ट्रिक्ट लॉज अगेंस्ट टू इन्फोर्स इट। पापा तैयार होते, मैं खुद डोनेट करने को तैयार था, बट उसके बाद भी पापा ने डिसाइडेड कि नहीं मैं डायलिसिस कराऊंगा, इसमें क्या दिक्कत है, 4 घंटे 5 घंटे का मुझे आके कराना पड़ेगा। एंड दैट इज़ द टाइम व्हेन आई स्ट्रगल्ड अ लॉट, बिकॉज उस समय मैंने जब पता किया, गूगल किया कि भाई डायलिसिस में लाइफ आफ्टर डायलिसिस कैसी होती है, क्या होता है, कुछ डरावनी बातें भी सामने आई कि भाई पापा की जो लाइफ है ऑन डायलिसिस वेरी शॉर्ट इंडिया में, और वेयर एज वेस्ट में बहुत ज़्यादा है। इंडिया में कितनी है एवरेज? इंडिया में 3 से 4 साल। ओह, बहुत कम है। तो और इसको आप कंपेयर करते हैं अगर वेस्ट से, वहाँ पे लोग 15-15 20-20 साल डायलिसिस पे जिंदा रहते हैं। इतना डिफरेंस कैसे? ये क्वेश्चन लेके मैं डॉक्टर साहब के पास फिर चला गया अगले दिन। डॉक्टर साहब ने कहा देखिए जो आपने पढ़ा है वो एक हद तक सही है, वो इसलिए सही है क्योंकि आपने एवरेज पढ़ा। एवरेज ये पढ़ा कि बहुत सारे शहरों में आपने देखा कि 3 से 4 साल आ रहा है, बट अगर अच्छी डायलिसिस की जाए तो यस द लाइफ इज लॉन्गर, इट इज़ नॉट एज शॉर्ट एज 3 to 4 years। मैंने कहा फिर अच्छी डायलिसिस का क्या मतलब है भाई? वो डायलिसिस जो कि प्रोटोकॉल्स के साथ नहीं की गई, जो कि सारे फैक्टर्स को ध्यान में रख के नहीं की गई, वो खराब डायलिसिस है। ठीक है, तो अब पापा को अच्छी डायलिसिस करानी, मैंने कहा तो अब इसके लिए क्या किया जाए, तो आप कहाँ कराना चाहते हैं? मैंने कहा पापा जबलपुर रहते हैं, जबलपुर में कराएंगे। तो उन्होंने बोला ठीक है, आपको मैं लिख के दे देता हूँ और थोड़ा समझा देता हूँ, आप ये देखिए कि ऐसी डायलिसिस जहाँ पे हो वहाँ पे आप जाके कराइए डायलिसिस। 14-15 साल पुरानी बात कर रहे हैं। तो मैंने कहा ठीक है, और
क्योंकि ये ऑल्टरनेटिव डे उनको जाना आना था, तो हमने कहा कि भाई घर के आसपास ही जो मिलेगा उसी में कराएंगे, क्योंकि भाई अगर सफ़र ही इतना लंबा होगा, आधा घंटा उनको जाने में लगे, आधा घंटा आने में लगे। बोले आप आधे घंटे की बात कर रहे हैं प्रभात, लोग 4-4 घंटे डायलिसिस कराने आते हैं। मैंने कहा अच्छा ऐसा भी होता है? हमारे देश में तो यही स्थिति है। वही चक्षु खुल रहे थे हमारे धीरे धीरे उस समय। भाई हेल्थ केयर तो पता नहीं कहाँ पहुंच गया इंडिया में, बट पता चल रहा था कि हेल्थ केयर स्टिल वेरी अर्ली स्टेजेस। अनफॉर्चुनेटली तब ये रियलाइज होता है कि जिस शहर में हम इतने सालों से रह रहे थे, हम मानते थे कि सब कुछ है, बट डायलिसिस को लेके बड़ा फोकस्ड था ही नहीं कुछ। एक तो सरकारी डायलिसिस यूनिट थी, वो तो बहुत बुरा हाल में थी, वहाँ तो कोई उसका देखभाल नहीं हो रहा था। और जो दूसरी डायलिसिस यूनिट थी उनमें टेक्नीशियन के ही भरोसे था सब। डॉक्टर नहीं करते डायलिसिस। डायलिसिस इज अ थेरेपी डन बाय टेक्नीशियंस, इट इज नॉट डन बाय डॉक्टर्स। डॉक्टर्स ओनली प्रिस्क्राइब डायलिसिस। जब हमें ये समझ में आया कि जबलपुर में तो आई कुड नॉट फाइंड अ राइट ऑर्गेनाइज प्लेयर और एनी ऑर्गेनाइज प्लेयर। इन फैक्ट सबसे बड़ी जो बात थी कि डायलिसिस को कोई टेक केयर करने वाला ही नहीं था, तो हम घबरा गए। फिर वापस दिल्ली आए, डॉक्टर साहब से बात करी, तो उन्होंने बोला देखिए भाई प्रभात, आपको हमने बताया था अगर आपको लाइफ अच्छी रखनी है, क्वालिटी ऑफ लाइफ चाहिए, लॉन्जेविटी चाहिए, तो आपको गुड डायलिसिस करानी। अब हमारी सबसे बड़ी महाभारत चालू हुई। अब पापा और मम्मी को ये समझाना था कि भैया अपना शहर छोड़िए और हमारे साथ दिल्ली शिफ्ट हो जाइए। एंड दैट इज वेयर द सीड ऑफ वाइटस केयर वाज गॉट इनटू माय हेड। तो वाइटस केयर आपने स्टार्ट किया, आपके दिमाग में आया कि एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कॉज इशू है जो आप अब चाहते थे, क्योंकि आपने पर्सनली भी देखा आपके फादर के साथ जो इशू हुआ, और जिसकी वजह से आपने ये बहुत सारे चीज़ों को समझा, हेल्थ केयर के साइड का क्या है क्या नहीं है। लेकिन फिर एक कंपनी खोलने के लिए आपकी एक्सपर्टीज़ चाहिए। आप उस एक्सपर्टीज़ के तो थे नहीं, आप तो लीगल से थे, तो आप कैसे आ गए? सबसे इम्पोर्टेंट रीजन, कोई भी इनिशिएटिव लेने के पीछे वो कंपेलिंग रीज़न होना चाहिए, राइट। वो कंपेलिंग रीज़न यहाँ पे वही था कि जब मैंने इस बात को समझा कि मैं तो अफोर्ड करके अपने मॉम डैड को शिफ्ट कर सकता था और यहाँ पे उनकी डायलिसिस करा सकता था, तो उन सारे लोगों का क्या हो रहा है जो ये नहीं कर पा रहे हैं, पहली चीज़। और जो शिफ्ट नहीं कर पा रहे हैं तो उनकी वहाँ पे डायलिसिस अगर हो रही है, क्वालिटी मिल रही है, नहीं मिल रही है, तो मतलब दे आर सफरिंग, राइट। सो अब वो इतने, ये मेरे अंदर काफ़ी बीज कर गया। That's this started me thinking again and again how things are happening across India. Then this take me to Dr. Saurabh Pokhriyal, who was my father's treating doctor, a very renowned nephrologist, one of the top, I would say 10 nephrologists of India as well. वो तो आपको मैंने बताया था, उस समय एफ्लुएंसी थी, तो हमने कहा कि जो पापा को ले जाएंगे सबसे बड़े अच्छे डॉक्टर के पास ले जाएंगे। डॉक्टर सौरभ पोखरियाल के पास हम गए। मैंने पूछा सर मैं तो शिफ्ट कर लिया, पापा की डायलिसिस आपके अंडर में हो रही है, बट बाकी दुनिया का क्या हो रहा है, मतलब बाकी इंडिया में कैसे हो रहा है, हैव यू हैव एनी एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज, एक्सपोजर टू दिस। तो मतलब प्रभात, मैं भी देहरादून को बिलोंग करता हूँ, Tier 2 टाउन। सिचुएशन हेल्थ केयर की काफ़ी पुअर है इंडिया में। बोले तुम गुड़गांव देख रहे हो, दिल्ली देख रहे हो, 50 किलोमीटर यहाँ से निकलो आगे, हेल्थ केयर विल वैनिश, यू विल नॉट फाइंड एनीथिंग बियॉन्ड प्राइमरी हेल्थ केयर, फॉरगेट अबाउट व्हाट यू आर आस्किंग। डायलिसिस तो बड़ी चीज़ मांग रहे हो तुम। हमें इस देश में हेल्थ केयर पे बहुत कुछ काम ही नहीं हो रहा है, और जो हो रहा है वो सिर्फ सरकार कर पा रही है। सरकार कर पा रही है, प्राइवेट नहीं कर पा रहे हैं। प्राइवेट तो बहुत कम है। आप बताइए, प्राइवेट तो tier आप one मुजफ्फरपुर से हैं, आप बताइए कौन सा मेदांता मुजफ्फरपुर में है और कौन सा अपोलो है, कौन सा मैक्स है। वही मैं बोलने वाला था कि प्राइवेट तो Tier 1 सिटीज को ही फोकस करते हैं। तो दैट इज द प्रॉब्लम। जब उनने मुझे ये बात बोली तब मैंने समझा कि यार ये बात तो कभी इस तरीके से हमने सोची नहीं। हमें तो लगता था अब तो इंडिया में हेल्थ केयर चारों तरफ है। गुड़गांव में रहता हूँ, गुड़गांव में तो अब मेदांता भी है, मैक्स भी है, अपोलो भी है, आर्टेमिस भी, कितने बड़े बड़े नाम हैं हॉस्पिटल्स के, आपको कोई चिंता ही नहीं है। लाइक सुपर स्पेशलिटी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल 1200 1500 बेड के हॉस्पिटल हैं। बट अब जितना मैं हेल्थ केयर के नज़दीक गया तो मुझे समझ में आया वहाँ पे भी कितने चैलेंजेस हैं, अपने चैलेंजेस हैं, कैसे वो इतने बढ़ गए आगे, तब भी बेड्स की कमी है। आज भी गुड़गांव जैसे शहर में जहाँ पे फोर्टिस है, मैक्स है, सारे हैं, बट वहाँ पे सबसे बड़ा चैलेंज ये है आकाश, देखो कि अभी भी कोई समस्या आ जाए, डेंगू बढ़ जाए, बेड्स खत्म हो जाते हैं। पॉपुलेशन बहुत है, तो पॉपुलेशन के अगेंस्ट में हमें जितनी हेल्थ केयर सर्विसेज चाहिए वो नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं। सो ये कहना और सोचना, जब तक आप उसके पास नज़दीक नहीं होते तब तक लगता है कि हेल्थ केयर तो बहुत अच्छा है इस देश का, बट अभी हम बहुत पीछे। हेल्थ केयर और एजुकेशन में बहुत काम करना है। दैट इज व्हाट वेंट इनसाइड मी। मैं जनरल काउंसिल बन गया हूँ, अब मैं CEO तो बनने से रहा कि मैं उस कंपनी का भाई लीगल हेड हो आप, पूरे लीगल हेड हूँ मैं। से अब लीगल हेड से बड़ा मैं क्या बन जाऊंगा, बड़ी और कंपनी का लीगल हेड बन जाऊंगा, यही होना है ना। बट कैसे
कैसे कैन आई रियली डू समथिंग अबाउट चेंजिंग एंड इम्पैक्टिंग द लाइफ ऑफ द पीपल. आप इम्पैक्ट के पीछे भाग रहे थे अब. एक लेवल के पैसे के बाद वही है, कुछ पैसे की भी वैल्यू खत्म हो जाती है. तो लाइफ का पर्पस क्या था? एंड अगेन आई गो बैक टू माई लाइफ लेसन्स विच आई गॉट फ्रॉम माई सीनियर when I started my journey, professional journey. You should always be doing something which is impactful, not only for you, but for the community. And he was a man who did a lot for his community. I still remember the way he has done many things around community, for the community. Having a right mentor in your life is also a blessing. फिर मैं डॉक्टर सौरभ से पूछा जब ये सिचुएशन को कैसे इसको कुछ किया जा सकता है, इसके बारे में क्या. मैंने कहा प्रभात देखो, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हम देखते हैं एज नेफ्रोलॉजिस्ट, टीयर 2, टीयर 3, टीयर 4 टाउन्स में एक्सेसिबिलिटी नहीं है, डायलिसिस अवेलेबल ही नहीं है. तो तुम तो जबलपुर में जो देख के आए वो सिर्फ बेड डायलिसिस देख के आए. अभी तो एक उससे बड़ा मसला है कि डायलिसिस है ही नहीं. 100 किलोमीटर आते हैं, ट्रैवल करते हैं सिर्फ डायलिसिस लेने के लिए. मेरे साथ मेरे कलीग थे मेरी कंपनी में, जहाँ मैं जनरल काउंसिल था, वहाँ पे वो रीजनल CFO थे, हेड ऑफ फाइनेंस थे. तो मेरी उनसे बात हुई, पंकज जी. ही हैज़ बीन वर्किंग विथ मी इन दिस कंपनी फॉर ऑलमोस्ट 3-4 years, वेरी क्लोज फैमिली फ्रेंड. ऑब्वियसली व्हेन ये सब हो रहा था, मेरे डैड का डायग्नोसिस हुआ, डायलिसिस चालू हुई, उनको मैंने शिफ्ट किया, तो उनको ये सब पता था. ही वॉज गोइंग थ्रू विथ मी ऑन ऑल दीज एस्पेक्ट. ही वॉज हेल्पिंग मी इन मेनी थिंग्स because he has been living with his family and with his mother father from last 25 years 30 years in गुड़गांव. मैंने उनसे बहुत गाइडेंस लेता था. तो मैंने उनको वाकई समस्या का विवरण उनको भी बताया. तो उन्होंने कहा हाँ प्रभात, मतलब अपन ने इस बारे में कभी बात नहीं करी, बट वो भी आगरा को बिलोंग करते थे, अगेन ए टीयर 2 टाउन. और बोले आगरा से हम भी गुड़गांव शिफ्ट हुए, तो मैंने भी अपने मदर फादर को अपने साथ शिफ्ट कर लिया था तभी, इसी चक्कर में कि भैया हेल्थ केयर के लेके यहाँ पे बेटर फैसिलिटीज़ हैं. कहा यार ये अब इस पे कुछ किया जाना चाहिए. फिर मैंने डॉक्टर सौरभ और पंकज जी, जो दोनों को मिला के, और हमने इकट्ठे एक डिस्कशन चालू करी. पंकज जी बिकॉज ही कम्स फ्रॉम फाइनेंशियल बैकग्राउंड, फिनोमिनल कमांड ओवर हाउ थिंग्स शुड वर्क इन अ फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग. मैं तो लीगल बैकग्राउंड से आ रहा था, बट उसमें बस अच्छी चीज़ ये थी कि मैं एक प्रॉब्लम सॉल्वर एप्टीट्यूड का था इंसान. और लीगल आपको हर जगह ज़रूरत होती है जहाँ पे आप कुछ भी करना हो, क्योंकि लीगल इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट. इस लॉ में क्या होता है, उस रेगुलेशन में क्या होता है, उसका इंटरप्रिटेशन तो सही आना चाहिए कॉमन मैन को. तो मैंने उनसे जाके बात करी कि सर अब ऐसा लगता है कि हम कुछ इसके लिए करना चाहिए. कैन वी डू समथिंग टू ब्रिंग दिस इम्पैक्ट, दिस चेंज? व्हाट आर द 2 changes which we thought? Can we do something in tier 2 and tier 3 towns to bring accessibility? First. Second, it should be affordable enough. Third, bringing a quality dialysis care to increase the longevity. ये हमारे क्लियर थॉट प्रोसेस थे कि ये इस पे काम करेंगे. पंकज जी के कारण एक चीज़ बड़ी क्लियर थी कि प्रभात, जो तुम इम्पैक्ट कह रहे हो ना, ये तभी हो सकता है जब ये सस्टेनेबल हो. क्योंकि नहीं तो इम्पैक्ट ऐसे उड़ेगा और गिर जाएगा. तो बिजनेस तो वही करेंगे प्रभात जो कि सस्टेनेबल डे 1 होना चाहिए. यूनिट इकोनॉमिक्स में पैसा बनना चाहिए. डॉक्टर सौरभ बोले कि देखो प्रभात, हमें जो करना है वो ऐसा करना है जो कि हमारे विजन को अचीव करने में हमें मदद करे. सारे प्रोटोकॉल्स ऐसे फॉर्मुलेट करने हैं, सारा सेंटर्स ऐसे लेने हैं जहाँ पे हम क्या दे रहे हैं क्या नहीं दे रहे हैं, क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए. सो वी वर वेरी क्लियर डे 1 कि हमारे सेंटर में जो भी पेशेंट आएगा उसको क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है उसको पता होना चाहिए. हमारा क्योंकि फोकस क्या था, डिलीवरी ऑफ गुड डायलिसिस. तो मेरा फोकस ये नहीं है कि मैं उसको चाय अच्छी दे रहा हूँ, कॉफ़ी अच्छी दे रहा हूँ, नाश्ता अच्छा दे रहा हूँ. नहीं, मेरी डायलिसिस जो थेरेपी है, जो उसको सबसे इम्पोर्टेंट है, जो उसको कहीं और नहीं मिल रही, वो उसके घर के पास मिल जाए और वो अच्छी मिले. क्वालिटी डायलिसिस देनी है और अफोर्डेबल भी. अफोर्डेबिलिटी मतलब इस देश में मोदी जी की सरकार ने बहुत सारा काम किया है, और बहुत सारा लोग कहते होंगे कि और भी करना चाहिए या कुछ नहीं भी किया होगा. बस मोदी जी की सरकार ने एक जो सबसे अच्छा काम किया है, वो आयुष्मान है. मतलब उससे अच्छा इस देश में और कुछ नहीं हो सकता था. क्योंकि मैं ये इसीलिए कह पा रहा हूँ क्योंकि मैं टीयर 2 टीयर 3 को केटर करता हूँ हेल्थ केयर में. आप ये सोच नहीं सकते कि जब हमने कंपनी चालू करी थी 2017 में और आज हम 2025 में देख रहे हैं, इस दौरान आयुष्मान ने अफोर्डेबिलिटी को कैसे चेंज किया. अब मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ एक्सेसिबिलिटी क्रिएट करनी है. अफोर्डेबिलिटी तो मोदी जी ने क्रिएट कर दी. मोदी जी ने क्या किया, इस देश में जो इतनी हमारी पॉपुलेशन है उसमें बहुत सारी पॉपुलेशन ऐसी है जिसके लिए कोई भी ऐसी थेरेपी लेना
जो कि कंटिन्यूअस बेसिस पे लाइफ लॉन्ग चलने वाली है, तो क्रोनिक डिजीज़ होती है ना। अब क्रोनिक ट्रीटमेंट कराना है या क्रोनिक के लिए आपको बार बार जाना है, तो आपको जेब से हर बार पैसे खर्च करने पड़ेंगे। तो अब होगा क्या कि कोई बहुत अच्छा भी, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, अपनी मैं बता रहा हूँ स्थिति, कि अगर मुझे भी ये बोला जाए कि आपको हर सेशन में 4,000 5,000 रुपये खर्च करने हैं, तो अगर हम एवरेज देखें 2-1 हज़ार रुपये की डायलिसिस होती है पर सेशन, तो 25-1 हज़ार रुपये का खर्चा है, क्योंकि 12 सेशन लेने हैं, 24-25 हज़ार रुपये आपको महीने के चाहिए। तो किसी के लिए भी दिस इज़ अ डेंट, राइट। कम से कम मोदी जी ने ये किया कि जो इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकते और जो आयुष्मान की कैटेगरी में स्टेट वाइज आते हैं, उससे वो सब लोग लाभार्थी इसका लाभ उठा सकते हैं ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट। उनको कुछ नहीं करना, उनको अपने आप को इनरोल कराना है, अपने आयुष्मान कार्ड में इनरोल कराना है, और किसी भी ऐसे सेंटर में जाना है जो कि आयुष्मान एक्सेप्ट करता है। अगर वो आयुष्मान एक्सेप्ट करेगा तो उसको 1 रुपये भी नहीं देने पड़ेंगे और उसकी डायलिसिस फ्री में होगी। आज मैं जो डायलिसिस करता हूँ उसमें ऑलमोस्ट 20,000 डायलिसिस सेशंस करते हैं महीने में आज की डेट में। उसमें से 10,000 डायलिसिस सेशंस ऐसे लाभार्थी उपयोग करते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स में। कमिंग बैक टू द पॉइंट दैट देन वी स्टार्टेड डूइंग द रेकी विद अ क्लियर विजन कि भाई हमें Tier 2 Tier 3 टाउन में एक्सेसिबिलिटी क्रिएट करनी है, और ऐसी एक्सेसिबिलिटी क्रिएट करनी है जो कि इम्पैक्टफुल तो है ही, बस सस्टेनेबल है। बिकॉज ऑफ ऑल थ्री कमिंग फ्रॉम अ वेरी डिफरेंट बैकग्राउंड्स, वी थ्री वर वेरी क्लियर व्हाट वी वांट टू अचीव। तीनों का जो समीकरण था उसका नतीजा वाइटस केयर है। वेरी प्राउड, 2017 में हमने पहली बार 40 डायलिसिस सेशन किए थे, तो 40 से 20,000 सेशन की कहानी। सो यू कैन इमेजिन हाउ प्राउड वी आर कि हमें जो अचीव करना था, हम उस जर्नी पे कितना आगे बढ़ गए और कितने अच्छे से और स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं। अभी कितने सिटीज में है? वाइटस केयर नाउ करेंटली ऑपरेट्स मोर देन 50 सिटीज, 50 शहर नॉर्थ इंडिया में। नॉर्थ इंडिया में। और कौन कौन से मेजर्स? क्योंकि कॉन्सेप्ट तो Tier 2 टाउन वाला था, तो एक आध दो हमने शुरू में प्लेबुक के लिए Tier 1 में भी खोले थे। गुड़गांव सबसे पहला था, फिर उसके बाद, बट आवर फर्स्ट Tier 2 टाउन बिग सेंटर अलीगढ़, देन आगरा, कानपुर। पहले हम Tier 2 टाउन में गए, फिर अब हम ऐसे शहरों में भी जो आपने शायद नाम ना सुना हो, फूलपुर, औरई, मिर्ज़ापुर, तो Tier 2 टाउन्स में भी हैं और Tier 3 टाउन्स में भी हैं। और आप ये सेंटर्स कैसे खोलते हो? खोलते क्या हैं हम, जब हम जाते हैं किसी भी शहर में, तो उस शहर में पहले तो हम ये चेक करते हैं कि हमारे हॉस्पिटल्स वहाँ पे क्या क्या हैं, क्या हॉस्पिटल इस्टेब्लिशमेंट है, प्राइवेट हॉस्पिटल, और उन प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर हम कुछ स्पेस लेते हैं और फिर वो स्पेस पे हम डायलिसिस ऑपरेट करते हैं। एंड टू से कि हम एक तरफ तो बात कर रहे हैं हेल्थ केयर अवेलेबल नहीं है, दूसरी तरफ ऑब्वियसली हेल्थ केयर में ये चैलेंजेस हैं कि हेल्थ केयर को अफोर्डेबल बनाने के लिए कॉस्ट काफ़ी लो है इंडिया में। तो यही सेम डायलिसिस की कॉस्ट अगर आप वेस्ट कंट्री से, जिससे भी हम कंपेयर कर रहे थे, मैं बोल रहा था आपसे कि वेस्ट में कंपेयर करिए कि वहाँ 15 से 20 साल है लॉन्जेविटी और यहाँ पे 3 से 4 साल है, वो उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है कि कॉस्ट। वहाँ पे ये सेम डायलिसिस कॉस्ट करती है ऑलमोस्ट $350 और आप वो $20 में देने की बात कर रहे हैं। बट सबसे अच्छी बात ये है कि हम इस देश में वॉल्यूम्स हैं, तो अगर हम बिजनेस पर्सपेक्टिव से देखें, so because of the volumes, if you can generate volumes, then you can provide an affordable care at a good cost and quality. So जो basic and therefore what has happened is that आज की डेट में हम ये जो डायलिसिस डिलीवरी है $25 में इंडिया में दी जाती है, और इस पे भी अगर आप यू आर वर्किंग ऑन वॉल्यूम्स, you can still make a good EBITDA, and EBITDA is very important. हेल्थ केयर में प्रॉफिटेबिलिटी वर्सेस मिशन दोनों ही इंपॉर्टेंट रहता है, उसको बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। Correct. इवन इस मॉडल में एबिटा जो है आपको वो पॉजिटिविटी की तरफ ले जाना ताकि आपको लॉन्ग टर्म में सस्टेन करे, ये बहुत ज़रूरी होता है। आप उसको कैसे बैलेंस किए फिर? क्योंकि ये ऑपरेशनल हैवी बिजनेसेस हैं, एंड हाउ वी एफिशिएंटली ऑपरेट विद इन दैट फ्रेमवर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। वी क्रिएटेड हब एंड स्पोक मॉडल्स। ओके, यस, हब एंड स्पोक, प्लीज टेल मी अबाउट दैट। तो हब एंड स्पोक में क्या होता है कि वी क्रिएट अ हब एंड देन वी क्रिएट सर्टेन स्पोक्स अराउंड दैट हब। अब इससे फ़ायदा ये होता है कि यू ब्रिंग इन एफिशिएंसी, बिकॉज अगर आपको सिर्फ एक स्पोक सेंटर चलाना है, then probably you have to load that spoke center with various paraphernalia which will not be able to sustain. So just to give you an example, एक डायलिसिस सेंटर मैंने खोला, उसमें सिर्फ मशीन लगा देना, टेक्नीशियन अपॉइंट कर देना ही इम्पोर्टेंट नहीं है ना, उसमें उसकी ऑडिट कैसे हो रही है,
उसके लिए उसकी बायोमेडिकल टीम उसमें क्या कर रही है, उसके लिए मेरी ऑप्स टीम जो है वो कैसे ही है, मेरी ट्रेनिंग टीम क्या कर रही है। सिंगल टेक्नीशियन जो कि सेंटर चला रहा है वो उसके पास तो होंगी नहीं। जब उसके पास नहीं होती हैं तो आप क्या करते हो, जब आपने डाल दी तो अब आपके पास कॉस्ट बढ़ गई, या तो आप डायलिसिस की कॉस्ट ऊपर करनी पड़ेगी। आपने डायलिसिस कॉस्ट ऊपर कर दी तो अफोर्डेबिलिटी खत्म हो गई। सो देयरफॉर यू हैव टू innovate in a way that it can provide maybe benefits to multiple centers. तो वो हब एंड स्पोक हो गया कि मेरे हब पे मैंने कुछ पैराफर्नेलिया लोड कर लिया and then it is also catering my spokes. So I have created efficiency. Because of this hub and spoke model, I have got the enough volume which will make my business model sustainable. पब्लिक प्राइवेट पीपीपी मॉडल, ठीक है, इसमें हॉस्पिटल्स एंड इंडिपेंडेंटली रन करने का डिफरेंट अपना होता है, क्या ज़्यादा इफेक्टिव रहता है, इम्पैक्टफुल रहता है? देखिए, कोई भी मॉडल डायलिसिस डिलीवरी की जब भी बात करेंगे ना, तो वो मॉडल वो ऐसा होना चाहिए जो कि एक्सेसिबिलिटी को बढ़ा सके। तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसकी अपनी एक इम्पोर्टेंस है क्योंकि वो जनरली सारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में या ऐसी जगह पे होता है। बट अगेन उसकी भी एक लिमिटेशंस हैं, लिमिटेशंस टू देयर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, सिविल हॉस्पिटल्स, क्योंकि डायलिसिस एक ऐसी प्रक्रिया है जहाँ पे हर इंसान को बार बार जाना पड़ता है। तो जितना आपके घर के पास होगा, जितना आपके तालुका के अंदर होगा, जितना आपके लोकेशन के पास होगा, उतना अच्छा है। एक डेटा जो सरकारी डेटा है वो ये बताता है कि इंडिया में हमें ऑलमोस्ट 15,000 डायलिसिस सेंटर चाहिए, और आज की डेट में जो हमारे पास टोटल सेंटर्स हैं वो ऑलमोस्ट 5,500 हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि इतने डायलिसिस सेंटर्स की भी रिक्वायरमेंट है। जब अपने प्रैक्टिकल लेवल पे देखता हूँ तो देयर आर मल्टीपल सिटीज़, फॉरगेट अबाउट तालुकास, मल्टीपल सिटीज़ वेयर वी डू नॉट हैव एनी डायलिसिस। सो व्हाट आर द मेजर किडनी फेलियर रीजंस जो इंडिया में होते हैं? किडनी फेल होने के जो मेजर रीजंस हैं, 65% ऑफ आवर किडनीज फेल्स बिकॉज ऑफ अ लॉन्ग टर्म डायबिटीज और हाइपरटेंशन। मेजॉरिटी रीजन इज sugar and salt. Hypertension, salt, diabetes, sugar. And India is a capital of diabetes. So आप ये समझ लीजिए कि ये बड़ा important है, and therefore I think recently government ने भी start किया है how to not have heavy usage of salt. So healthy रहना is the key, right? Because आप life में सब कुछ achieve कर सकते हैं until you are healthy. You're not healthy, no पॉइंट ऑफ रशिंग और रनिंग बिहाइंड सर्टेन थिंग्स, राइट। आजकल क्या होता है, हेल्थ सबसे पीछे है, बाकी सब आगे है। मतलब वो चाहे तो लाइफ में पैसे कमाने की दौड़ हो, आगे बढ़ने की दौड़ हो, अपना फेम हासिल करने की दौड़ हो, बट इन सब में जो सबसे इम्पोर्टेंट है, ये सब आप तभी कर पा रहे हैं जब आप हेल्दी हैं। तो आदमी क्या होता है, हेल्थ को भूल जाता है और बाकी सबको आगे रख देता है, जबकि हेल्थ को सबसे आगे रखना है और बाकी सबको भी साथ में रखना है। Approximately 10% of India's population actually have chronic kidney disease. डेटा मैं देख रहा था, विच इज़ अ वेरी बिग नंबर। इंडिया का 10% पॉपुलेशन को अगर है, जिसके बारे में हम ज़्यादा डिस्कस भी नहीं करते, वो इतना ज़्यादा नंबर में है। अब 10% का नंबर आई ऑल्सो विल नॉट बी एबल टू वेरीफाई, बिकॉज सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि इंडिया में हेल्थ केयर डेटा रिकॉर्ड नहीं होता अच्छे। तो आपको क्या लगता है, ज़्यादा और होगा? मैं मानता हूँ कि इससे कम होना चाहिए। अच्छा, 10% है तो बहुत ज़्यादा है कि इतना तो पैराफर्नेलिया ही अवेलेबल नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर ही अवेलेबल नहीं है कि इतनी पॉपुलेशन को हम डायलिसिस या डायलिसिस डिलीवरी हो पाए। वाइल इट इज़ गुड फॉर माई बिजनेस दैट देयर इज अ ह्यूज पोटेंशियल, बट वो पोटेंशियल तो अभी भी बहुत ज़्यादा है। मतलब आप समझ लीजिए कि इंडिया में अगर हम 15,000 सेंटर की बात कर रहे हैं और 5,500 सेंटर हैं, और इंडिया में जो ऑर्गेनाइज प्ले है वो अभी भी बहुत लिमिटेड है। टोटल जो ऑर्गेनाइज प्लेयर्स हैं वो 1800-1900 सेंटर्स चलाते हैं। और किडनी ट्रांसप्लांट में देख रहा था 12,000 से 16,000 किडनी ट्रांसप्लांट होता है इन अ ईयर। तो आपको क्या लगता है, मतलब कितना परसेंटेज जनता आज के टाइम में किडनी ट्रांसप्लांट तो बहुत कम लोग करवा पाएंगे, फॉर बिकॉज ऑफ द रीज़न वो लिस्ट लंबी होती है और फैमिली अदरवाइज उनके पास अल्टरनेटिव्स है। So kidney transplant is important. I think a lot of initiatives are being taken by government to increase it, to make people aware. A lot of foundations, NGOs are working on it. But again, the number of people who get impacted, आपने 10% बताया, बट जो हमारे पास अभी गवर्नमेंट का डेटा है उसमें 2.5 लाख पेशेंट हर साल ऐड होते हैं इस फनल में, विच इज़ द ESRD फनल। तो अगर 2.5 लाख पेशेंट ऐड हो रहे हैं तो इनको जो जितनी डायलिसिस चाहिए और अगले 10 से 15 साल तक चाहिए, करेक्ट, हर साल हमारे पास ये पेशेंट पूल ऐड हो रहा है। उसके कंपैरिजन में 12,000 भी अगर मैं मान लूँ कि 12,000 ट्रांसप्लांट हो रहे हैं 2.5 लाख के अगेंस्ट में, तो बहुत कम है।
करेक्ट. So yes, we have to keep improving in both. First, to reduce the gap of accessibility available, and secondly, obviously, keep increasing the numbers of transplants. हाँ, तो 2.5 लाख एवरी ईयर ऐड हो रहे हैं क्रोनिक डिजीज़ में, इंडिया के एडिशन हो रहे हैं, प्लस 5,000 की जगह 15,000 की रिक्वायरमेंट है सेंटर्स की. तो आप इस गैप को ब्रिज कैसे कर रहे हो? ऐसे ही कर रहे हैं जैसे हमने पहला सेंटर चालू किया था 2017 में. ऑब्वियसली 2 साल कोविड में हम कोई ग्रोथ नहीं कर पाए, एंड इन लास्ट 1 year वी हैव एडेड मोर देन 30 सेंटर्स. वी आर ऑन दैट पाथ एंड आवर मिशन कीप इंक्रीजिंग आवर फुटप्रिंट्स, कीप प्रोवाइडिंग एक्सेसिबिलिटी टू आवर पेशेंट. तो सीरीज़ ए लेने के बाद आप ऐसे एक्सप्लोसिव ग्रोथ कैसे 7 महीनों में आपने 50 सेंटर कर दिए, और आगे का क्या प्लान है? क्या प्लेबुक रहा होगा आपका इस ग्रोथ में? प्लेबुक तो डे 1 क्लियर हो गया था आकाश. जब हमने पहला सेंटर खोला था हमने तभी से उसकी फाइन ट्यूनिंग चालू कर दी थी कि भाई हमें अगर हमारे प्लेबुक में क्लियर होना चाहिए हमारा पाथ प्रोसेस, व्हाट आर द प्रोटोकॉल्स. तो जब प्रोटोकॉल्स डायलिसिस डिलीवरी के हैं तो बिजनेस के भी तो होने चाहिए, बिजनेस को आगे बढ़ाना है उसके भी होने चाहिए. तो प्लेबुक वाज वी हैव बीन फाइन ट्यूनिंग आवर प्लेबुक विद bringing efficiency and the way we want to perform and keep increasing our centers. So playbook was very clear. We have a clear-cut targeted cities across North India. We want to keep ourselves growing deeper and deeper within the regions where we operate. We do not want, and again the same. Why? Because we want to bring efficiency to increase our EBITDA, our profitability, to ensure that we keep providing this sustainable impactful journey, right? So it is not like कि मैंने आज एक बॉम्बे में सेंटर खोला और कल एक तिरुवनंतपुरम. मैं एफिशिएंसी कैसे लाऊंगा? हब एंड स्पोक चलना है. हब एंड स्पोक चलना है, डीपर एंड डीपर जाना है. अगर मैं यूपी में एक क्लस्टर में हूँ, एक जोन में हूँ, तो मैं वहाँ पे और बढ़ता जाऊँगा और अपने आप को डीप ग्रो करूँगा और डीपर एंड डीपर उसके छोटे छोटे सेंटर्स में तालुका लेवल पे भी जाऊँगा. बिकॉज वी वांट टू वन क्रिएट एक्सेसिबिलिटी, second create effectively efficiently that accessibility so as that we can remain sustainable. आपने 2.7 मिलियन अराउंड रेज किया था सीरीज में, राइट? और उसके बाद आपका अगला टारगेट, जैसा मैंने पढ़ा बाहर, तो $10 मिलियन का आपका आई थिंक है. Yes, so we are in the midst of our next round, and obviously the entire money will be towards growth money. हाँ, तो ये कैपिटल डिप्लॉयमेंट कहाँ जाएगा, मुझे इसी का आपको अंडरस्टैंडिंग चाहिए. So again, we will keep focus. Our first and primary focus will remain to keep increasing it within the domestic market, and हम अभी नॉर्थ इंडिया फोकस हैं, as I said, because we are going deeper and deeper. आज हमने अगर 50 सिटी कर ली हैं तो अभी भी आप मान लीजिए कि नॉर्थ इंडिया में कम से कम 500 सिटीज़ और रह गई हैं नॉर्थ इंडिया में. करेक्ट. तो हम बाकी इंडिया भी पूरा बचा हुआ है. वांट टू कीप ग्रोइंग आवरसेल्व्स. वाइटस केयर एक एसेट हेवी मॉडल पे चल रहा है जैसा मुझे लगता है, और सस्टेनेबल है क्या ये? एसेट ओनरशिप का बेनिफिट क्या होता है आपको? इनफैक्ट वाइटस केयर एसेट हेवी कहना गलत होगा. एसेट हेवी कौन सा मॉडल? जो हॉस्पिटल का मॉडल है, जहाँ पे आपको लैंड एक्वायर करनी पड़ती है, वहाँ पे लैंड परचेज करनी पड़ती है. वी आर एन एसेट लाइट मॉडल. व्हाट वी डू इज प्रोवाइड आर मशीन्स एंड टेक्नीशियन विद इन द हॉस्पिटल. वी डू नॉट ओन द लैंड, do not purchase the land, we do not lease the land. So if you हाँ, अगर आप इसको उस टेक बिजनेस से कंपेयर करेंगे तो इट्स हेवी एसेट, क्योंकि आप कैपेक्स कॉस्ट देखते हैं उसमें. बट अगर आप डिलीवरी साइड से कंपेयर करेंगे तो यू हैव टू कंपेयर इट विद द डिलीवरी मॉडल्स. व्हाट ऑल डिलीवरी मॉडल्स आर अवेलेबल इन द मार्केट. ब्रिक एंड मोटर पे जो कंपनीज चलती हैं उनके साथ क्या है. वो ब्रिक एंड मोटर से तो हम बहुत एसेट लाइट हो गए, बट वही मशीनरी आपके पास है तो दैट ब्रिंग्स अ क्वेश्चन. बट अगर मशीनरी नहीं होगी तो मैं डायलिसिस कैसे करूंगा? इसलिए तो. और डायलिसिस मशीन कितने की कॉस्ट आता है जनरली? अप्रोक्सीमेटली 7 लाख रुपए की. 7 लाख की एक मशीन होती है. दैट ब्रिंग्स मी टू अनदर क्वेश्चन, कितनी बड़ी टीम है? मतलब आपके ओवरऑल कंपनी का एम्प्लॉय साइज क्या है? So we are almost 300 plus employees. 300 में से आपके मेन जो टेक्नीशियंस वगैरह होंगे वो ब्लू कॉलर जॉब में होंगे एक तरह से, राइट? हमारे लिए तो वही सबसे इम्पोर्टेंट है. सबसे इम्पोर्टेंट वही है. So there's no blue or white collar. Technicians are the face of Vitas Care. We are very proud of our technicians. In fact, you won't believe, हमारे technicians का जो attrition rate है ना, less than 1%.
अक्रॉस कंट्री। सी टेक्नीशियंस को, डायलिसिस टेक्नीशियंस को वैल्यू कौन करता है? डायलिसिस कंपनी कर सकती है। हमारे लिए डायलिसिस टेक्नीशियन इंपॉर्टेंट और डायलिसिस टेक्नीशियन के लिए डायलिसिस कंपनी इंपॉर्टेंट है। वन सेकेंड इज वेरी इंपॉर्टेंट इज द वे वी ट्रीट आर डायलिसिस टेक्नीशियंस, द बिलोंगिंगनेस एंड द ओनरशिप विच वी प्रोवाइड एंड गिव इट टू देम। तो ये क्या करके आते हैं? ये ग्रेजुएट होते हैं? ये ग्रेजुएट होते हैं, डिप्लोमाज होते हैं, उसके बाद डायलिसिस टेक्नीशियंस का कोर्स करते हैं, है ना। अपने +2 के बाद कर सकते हैं आप, 2-3 साल का डिप्लोमाज इनका होता है, डिग्रीज होती हैं, एंड उसके बाद दे कैन डू दिस जॉब। द बेस्ट पार्ट विच वी अगेन हैव बीन ट्राइंग टू डू इज वी ऑलवेज इनकरेज पीपल टू स्टे विद देयर होम टाउन्स, राइट। तो बहुत सारे डायलिसिस टेक्नीशियंस हमारे साथ इसलिए जुड़े हुए हैं कि हमने उनको पहले, वो बेचारे अपना सब घर बार छोड़ के बड़े शहरों में काम कर रहे थे, आज हमने उनको उनके शहरों में ही जॉब्स दे दी, सो दे आर वेरी हैप्पी। आप Tier 2 सिटी से आते हो, आपने एक बहुत अच्छी कंपनी स्केल कर ली 300+ एम्प्लॉयज़ की, राइट? आप उस कंपनी के CEO, राइट? और अब आपकी लीडरशिप का मुझे थोड़ा-सा अंडरस्टैंडिंग चाहिए कि कंपनी स्केल करने में क्या रिमोट गवर्नेंस, क्वालिटी एश्योरेंस, ये सब पे आपको क्या करना पड़ता है एज़ अ CEO, और आपने अभी तक क्या किया है टू मेक इट टू द बेस्ट? सो आकाश, अ लॉट ऑफ थिंग्स हैज टू गो इन। ये भी ऐसा प्रोसेस है जो इवॉल्व होता रहता है, यू हैव टू कीप इम्प्रूविंग। व्हेनेवर यू टॉक अबाउट अ पेशेंट केयर, व्हेनेवर यू टॉक अबाउट अ हेल्थ केयर, यू हैव टू ऑलवेज कीप इवॉल्विंग योरसेल्फ। तो अब सपोज मैंने कुछ आज एक चीज़ अचीव करी है, मुझे एस्पायर करना है वो बी चीज़ को अचीव करने के लिए। मैनेजमेंट टीम है हमारे पास, वी आर लकी टू हैव 3 फाउंडर्स, राइट। वी हैव ऑल्सो हैव नाउ अ मिडल मैनेजमेंट टीम विच इज़ ऑल्सो हैव 1 co-founder. We have elevated one of our employees to a co-founder level. We have good strength in every department, whether it is a clinical team, whether it's an ops team, whether it's a biomedical team, whether it's a projects team, whether it's our business development team, and everyone is sounded with our mottos, right? That these are our mottos and visions which we have to achieve, and how we want to achieve it. उसके बारे में we keep telling them, we keep explaining them. We also do our town halls, we also do our annual meets where we call everyone from across the cities and give them the opportunity and platform to ask questions, to put questions, to reach out to me directly, to understand why we are doing anything, why we are not doing anything. एक बड़ा important चीज़ हो imbibe करने की कोशिश करते हैं, that's the sense of ownership to the last level. राइट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। टीम हायरिंग बहुत मुश्किल होता है, आप कैसे करते हो? So team hiring always a challenge, है ना, and finding good people is always a good challenge. So yes, we use our conventional ways, references, the HR scouting through various platforms, using Insta hire kind of जॉब पोर्टल्स? job portals, right? So conventional way hiring भी होती है, reference based hiring भी होती है, and as I said, it is multiple ways because हमें ना multiple locations पे hiring चाहिए होती है. We are not concentrated in a big city. इवन Tier 2 में और मुश्किल होती है? तो Tier 2 और Tier 3 में सबसे ज़्यादा मुश्किल होती है। तो वहाँ पे आपको नए चैनल्स डेवलप करने पड़ते हैं टू गेट द राइट टैलेंट। बट इनफैक्ट आई वुड से Tier 2 Tier 3 जितनी मुश्किल होती है उतनी लॉन्ग टर्म भी होती है, बिकॉज इफ दे गेट एसोसिएटेड विथ योर कंपनी, विथ योर वैल्यूज, देन इट्स अ लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप। यस, यू शुड बी। आप कल्चर कैसे बिल्ड करते हो अपने कंपनी में और उसको रिटेन कैसे करते हो? सो कल्चर किसी भी कंपनी में ना बिल्ड करने का सबसे इम्पोर्टेंट वे होता है कि उस कल्चर को आप अडॉप्ट करते हो, वेदर एज अ फाउंडर, एज अ प्रमोटर, एज अ CEO ऑफ द कंपनी, हाउ डू दे follow that culture, right? How do we respect that culture? How we obey that culture? So if you do that, it will be followed across. So for us also, it is very important that what we ask people to do, they should see us doing the same, right? The other very important thing which we feel is that to give ownership, right? जो ownership की बात, ownership देना and giving them a right to question us. It is not a toxic culture. It is always a friendly culture. It has to be. It cannot be a centralized culture. It has to be a decentralized culture where you create owner, where you make them the managers who can then take decisions. Obviously, you equipped them to become managers, but it is very important that they are equipped, well trained, and they have a liberty to question us.
आपका लॉ बैकग्राउंड रहा, आपने एक बहुत ही ड्रास्टिक चेंज किया टू हेल्थ केयर सर्विस में अपनी कंपनी चालू की। आज के स्टूडेंट्स को, कॉलेज स्टूडेंट्स को, इवन जो फ्रेशली ग्रेजुएट्स हैं, उसको आप क्या इंकरेजमेंट देना चाहोगे, क्या ऐसे एडवाइस देना चाहोगे कि उनको फॉलो करना चाहिए बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस? आपको हमेशा ना, जब आप सोच रहे हो एज अ स्टूडेंट, यू हैव टू ऑलवेज थिंक आउट ऑफ बॉक्स। सेकेंड, कॉलेज स्टूडेंट शुड ऑल्सो डू नॉट गेट अंडर पीयर प्रेशर एंड बर्डन कि अगर कोई इंसान अपना स्टार्टअप निकलते ही कर रहा है तो मैंने क्यों नहीं किया। आई हैव बीन अ प्रोफेशनल, आई हैव लर्नड अ लॉट ऑफ थिंग्स which many professionals I meet and many founders I meet don't know. My professional journey has also enriched me. उसने बहुत सारी चीज़ें मुझे सिखाई जो आज मुझे मदद कर रही कंपनी चलाने में। राइट। सो दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। इट इज़ कोई भी रेस में पार्टिसिपेट या भाग लेना इंपॉर्टेंट नहीं है। व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, आप जो भी कर रहे हो ना उसको पूरी अपनी निष्ठा के साथ करो। करेक्ट। It is you should put your hard labor into it, whatever you do. So as a college students, if you're thinking that I have to become a startup founder, right? I have to open a startup. सबसे important question क्या होता है, अगर आप कोई भी चीज़ करना चाह रहे हो, क्यों करना चाह रहे हो? अब वो क्यों करना चाह रहे हो अगर आपके दिमाग में क्लियर है तो उससे आप क्या सॉल्व करना चाह रहे हो? करेक्ट। इज इट सॉल्विंग एनी प्रॉब्लम? अगर वो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है तो उसको इस लेवल पे फिर एनालाइज करो कि अगर वो प्रॉब्लम सॉल्व करता है तो विल यू मेक इट अ बिजनेस प्रपोजिशन। सी, आइडियाज़ होना और उसको इम्प्लीमेंट करना डिफरेंट थिंग है। आइडियाज़ को बिजनेस में कन्वर्ट करना इज़ अ डिफरेंट थिंग, और बिजनेस को प्रॉफिटेबल रन करना इज़ अ डिफरेंट थिंग। आपको ये तीनों जर्नी को जब आप कंबाइन कर लेते हो तब आप एक बिजनेस एज अ फाउंडर क्रिएट कर पाते हो। जनरली मेरा एडवाइस रहता है एक फ्रेश ग्रेजुएट्स या वर्किंग प्रोफेशनल्स जो स्टार्ट कर रहे हैं करियर, कि थोड़ा सा डीप में जाना सीखे। ऊपर में कुछ नहीं मिलेगा, जेम जो है वो डीपर ही होता है। यू हैव टू पील द ऑनियन। जब तक आप गहराई में नहीं जाओगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि क्या वर्क करता है और क्या नहीं करता। ज़्यादातर टाइम 90% ऑफ जनता जो होती है ना, वो ऊपर ऊपर ही खेलती है। उसको पता है कि अच्छा ये करते हैं, मार्केटिंग ऐसे करते हैं, ये ऐसे करते हैं, और वो ऊपर ऊपर में आते हैं। जब वो या तो फिर 10 साल ले लें उस गहराई को जाने में, तब वो मास्टर बन जाएंगे उस चीज़ के। या ये फर्स्ट डे से ही वो देखे कि मैं और बेटर इस पर्टिकुलर एरिया में, इंडस्ट्री में कैसे हो सकता है, चाहे वो एक सेल्स प्रोफेशनल हो, मार्केटिंग हो, वीडियो एडिटर हो, या कोई भी हो। जितना ज़्यादा क्यूरोसिटी रहेगा, जितना ज़्यादा गहराई में जाने का होगा कि यार मैं बेस्ट कैसे हो सकता हूँ इसमें, राइट? तो जब क्यूरोसिटी रहेगा ना और जब इंटरेस्ट रहेगा, तो वो आप जो 7 घंटे भी अगर दिन में दोगे तो बहुत डीपर लेवल पे जाने का ट्राई करोगे। और वही चीज़ अगर आपने नहीं किया और ऊपर ऊपर है, तो मे बी आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा वहाँ पहुँचने में, जहाँ आप एक्सपर्टीज़ पे उस लेवल पे पहुँच पाओगे। और ज़्यादातर टाइम क्या होता है ना कि जो स्टूडेंट्स होते हैं या जो भी वर्किंग प्रोफेशनल्स होते हैं, वो एक एवरेज वर्क करके निकल जाते हैं कि हाँ ठीक है, इतना करना है, मेरा काम हो गया। और फाउंडर तो आप जब बनोगे तो आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, आपको तो गहराई में जाना ही पड़ेगा। नहीं, बट ये आपने अच्छा बताया। मतलब देखिए, पुरानी कहावत है, हाँ मोती तो गहराई में मिलता है, हाँ, मोती तो ऊपर तो मिलता नहीं, सुपरफिशियल। करेक्ट। एंड आई गिव यू माई एग्जाम्पल। मैं जब लॉयर था तो मैं जब कंपनी में काम करता था, अब मैं चाहता तो अपना ना, मतलब 9 से 5 काम करता, और जो लीगल मैटर मेरे को कंसल्ट किया गया है उसका आंसर करता और ख़त्म कर देता। बट मैंने वहाँ पे रह के क्या सीखने की कोशिश करी कि बिजनेस कैसे चलता है। आई गॉट माई सेल्फ इन्वॉल्व इन टू वेरियस मैनेजमेंट डिस्कशंस। जहाँ पे ज़रूरत नहीं होती थी तो वहाँ पे भी समझने की कोशिश करता। तो उससे क्या हुआ, उनको लगता था कि यार एक फ्री हैंड मिल रहा है, इसको भी बुला लो। तो मल्टीपल मैनेजमेंट CEO मीटिंग्स में ना, उनकी ब्रेनस्टॉर्मिंग डिस्कशंस में मैं रहता था, वाइल इट वॉज नॉट अदरवाइज रिक्वायर्ड। उससे हुआ ये कि उससे मुझे बहुत कुछ सीखने मिला, एंड आज वो सब मुझे हेल्प कर रहा है टू रन माई बिजनेस। अब उस समय तो मुझे पता नहीं था कि भाई मुझे इन मीटिंग्स का क्या बेनिफिट है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल यंग जनरेशन्स टू नो कि रगड़ाई तो कराना इज़ द मोस्ट क्रिटिकल थिंग इन द लाइफ। आपने अगर रगड़ाई नहीं कराई, आप ये सोचो कि मैं बड़ा इंपॉर्टेंट, ये एक इशू है जिसको मैं बिल्कुल नहीं छेड़ना चाहता, वर्क लाइफ बैलेंस, बट इट इज़ ऑल्सो एट द सेम टाइम वेरी इंपॉर्टेंट टू गो डीपर। एंड अब यू ओनली हैव 24 आवर्स, so अब you have to decide, you want to go deeper or you want a work life balance. नहीं तो फाउंडर्स जब होते हैं तो ओब्वियसली वो 16-17 घंटे 12 घंटे प्लस तो हो ही जाता है, पता नहीं चलता है, आप इन्वॉल्व हो, आप डीप घुसे हो।
लेकिन वर्किंग प्रोफेशनल्स भी अगर 8-9 घंटे भी अगर डीपर वर्क करें, ठीक है, तो वो अपना काम निकाल जाएंगे, वो जो होना चाहिए, क्योंकि आप फोकस वे में अगर कोई चीज़ कर और आपका क्यूरियोसिटी आपको अंदर ले जा रहा है, मैं ये जो आसपास में इंडस्ट्री में जो बेस्ट लेवल है उससे ऊपर कैसे जा सकता हूँ, अगर वो ट्राई नहीं कर रहे हो तो 8 घंटा या 16 घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं मतलब फिर तो वो वाली बात हो गई कि हम आए हैं कुर्सी पे बैठे हैं। हाँ। अब आप कुर्सी पे 8 घंटे बैठो या 16 घंटे बैठो, मेरा 7 बज ना गया। आपने वर्क को बैलेंस किया, हाँ ना आपने लाइफ को बैलेंस किया, हाँ right? So it is very important that whatever time you are putting, it's a quality time, right? So quality is very important, whether it is you are spending a quality family lifetime, right? Quality जहाँ family हो time. आप वहाँ So पे वहाँ उस पे level आप उस समय फोकस करो। जब मैं अपनी बेटी के साथ होता हूँ तो मैं बिल्कुल क्वालिटी टाइम निकालता हूँ, और जब मैं अपनी टीम के साथ होता हूँ वहाँ भी उनके साथ पूरा इन्वॉल्व रहता हूँ। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट एनीवन इन द लाइफ, इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर दे आर कॉलेज स्टूडेंट्स, कॉलेज के बाहर हैं, आपको अपनी लाइफ में जो भी आप कर रहे हो वो पूरा 100% दे के करो। यू आर नॉट गिविंग 100%, डू नॉट एक्सपेक्ट कि आपको रिटर्न में भी 100% मिलेगा। हेल्थ टेक में जो स्टूडेंट्स हैं जो उस सेक्टर से अपना ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उनके लिए आपका क्या एडवाइस होगा? वो क्लिनिकल साइड में जाएं, टेक्नीशियन साइड में जाएं, टेक साइड में जाएं, बिजनेस साइड में जाएं, क्या लगता है आपको कहाँ फ्यूचर? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आकाश। उनको वो करना चाहिए जिसमें उनका पैशन हो। देखिए जिसमें जिसका पैशन नहीं होगा ना, वो इंसान उसमें एक्सेल नहीं कर पाएगा। सो पैशन पता नहीं चलता ना स्टार्ट में, वो भी तो होता है ना। नहीं, तो अगर आपको पैशन नहीं पता चल रहा, कोई बात नहीं, हो सकता है बिल्कुल। मतलब मैं तो इसका फर्म बिलीवर हूँ। मुझे आज भी लगता है कि शायद मुझे 10th was too early for me to decide what I want to do in 11th. यस, हम कॉलेज के बाद भी डिसाइड नहीं कर पाते कि हम सही में हमें क्या करना है लाइफ में। आज के बच्चे ज्यादा स्मार्ट है, सो वेरी स्मार्ट। सो हम लोग मतलब मुझे तो खुद लगता है कि मतलब दे आर मच अहेड, दे आर मोर सॉर्टेड देन अस, राइट? क्योंकि इंफॉर्मेशन ज्यादा है, एक्सपोज्ड बेटर है। एक्सपोज बेटर हैं। बस वही है कि जब आप स्मार्ट हो, आप एक्सपोज्ड हो, इन्फॉर्मेशन आज के टाइम में ज्यादा है, तो बस वो डीपर जाने की जो इंस्टिंक्ट आ गई ना आपके अंदर, तो यू विल बी एड। आई थिंक अब तभी आप देखिए जो अर्ली स्टेज फाउंडर्स हैं या जो बहुत यंग फाउंडर्स हैं, उनमें यही डिफरेंस है। दे हैव स्मार्टनेस एंड दे कैन गो डीप। सो ऑल दोस यंग अर्ली स्टेज फाउंडर्स हैव दिस कॉमनैलिटी दैट दे आर यंग बट दे कैन गो डीप। तो हेल्थ केयर में किस में जाना चाहिए, मतलब किस में ज़्यादा करियर एज अ जॉब वाइज अच्छा है? आप समझिए इंडिया इज़ अ वेरी फास्ट डेवलपिंग ग्रोइंग कंट्री। अपॉर्चुनिटी हमेशा है और हर जगह है। हम आज भी स्टार्व करते हैं गुड क्लिनिशियंस के लिए। हम अगर वो टेक में जाना चाहते हैं तो यस, टेक तो स्टिल इवॉल्विंग, वी आर स्टिल एट द नेसेंट स्टेज ऑफ दैट। अभी भी जो पेनिट्रेशन है टेक का हेल्थ केयर में काफ़ी कम है। जो भी है वो सिर्फ टियर 1 सिटीज़ में दिखता है। सो वी स्टिल हैव दैट लेवरेज अवेलेबल। सो वेयर एवर देयर इंटरेस्ट एंड अगेन एज आई सेड, मैं तो ये मानता हूँ आप नहीं डिसाइड कर पा रहे और आपको पता नहीं कि आपका पैशन कहाँ है। आप जो भी कर रहे हैं अच्छे से करिए, पूरा करिए, अपने को इन्वॉल्व करके करिए। तो अगर आपने कुछ ऐसा भी कर लिया जो कि आपका पैशन नहीं था, जो आपको बाद में समझ में आया, बट वो भी आपको हेल्प करेगा। भाई लीगल तो मेरा पैशन था, बट आज मैं बिजनेस रन कर रहा हूँ, तब भी वो मुझे बहुत हेल्प करता है। सो आप जो भी करेंगे लाइफ में, कुछ भी सोचेंगे करेंगे, इट विल ऑलवेज हेल्प। तो रगड़ाई कराने से डरो मत। रगड़ाई किए बिना तो कुछ नहीं मिलेगा भाई। अभी हमारे चैनल के थ्रू, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू हम जॉब्स देने का ट्राई करते हैं हमारे हर गेस्ट से, सो दैट उनके कंपनी में जो भी जॉब्स हैं हम वो अपने ऑडियंस को देते हैं, वो अप्लाई करते हैं, हम आपको वो एप्लीकेशंस ला के देंगे, डायरेक्ट रेफरल, आप उसमें से हायर कर सकते हो। तो आपके कंपनी में भी कौन कौन से रोल्स हैं जिसको हम शेयर करेंगे, उनके जेडीज भी शेयर करेंगे, सो दैट पीपल। थैंक यू सो मच फॉर हेल्पिंग अस इन दैट। एज अ ग्रोइंग कंपनी हमें हर लेवल के लोगों की ज़रूरत होती है। So from our ops teams, from our technicians level, from our ops managers, from our zonal managers. So we have a lot of requirement of our zonal manager, zonal sales team, zonal business development team. We have also requirement in our corporate offices, finance team में होती है requirement, HR team में होती है requirement. Then we have biomedical team में a lot of demand is there in biomedical. सो हमें बायोमेडिकल टीम में रिक्वायरमेंट होती है, प्रोजेक्ट्स टीम में रिक्वायरमेंट होती है, स्ट्रैटेजी,
टीम्स में रिक्वायरमेंट होती है, MIS में रिक्वायरमेंट होती है. सो इनफैक्ट whosoever wants to work in North India, more than welcome to share their CVs, whether they are from clinical backgrounds. Definitely we have a lot of openings in clinical backgrounds, being a healthcare company. But apart from being in the healthcare, we have openings in finance, we have opening in procurements, we have opening in business development and sales, we're opening in marketing. So we will share all those roles and JDs to audience, और बहुत सारे applications आएंगे, I'm sure हम वो provide करेंगे. Alright, well, thank you so much Prabhat for giving us time. It was a really fun conversation. Thank you so much. Likewise. Yes, so I'm sure that हम इसमें से बहुत सारा insights जब हम अपने audience के साथ share करेंगे, उन्हें हेल्थ केयर इंडस्ट्री का काफ़ी नॉलेज मिलेगा, उनको बहुत सारे इंपॉर्टेंस अवेयरनेस आएंगी, प्लस आपके लीगल साइड का भी हमने काफ़ी लॉ के रिलेटेड हमने डिस्कस किया, वो एक अलग फैसेट है, उस पर भी लोगों को लर्निंग मिलेगी. सो आई रियली थैंक यू दैट आपने वो सारा इंसाइट्स हमारे साथ शेयर किया, और जॉब्स के रिलेटेड भी हम सारा अपने ऑडियंस को हेल्प करेंगे. सो लुक फॉरवर्ड फॉर दिस कमिंग आउट वेरी सून. Thank you. थैंक यू सो मच.